नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 75 है, जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है तो ये पूरी की पूरी सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी सीरीज को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें जब भी आप एग्जाम देने जाएं, क्योंकि पॉलिटी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उनको 100% अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और निरंतर अभ्यास के श्रृंखला में ही आज हम एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, the principle for election to the state legislature include: first, it will be on the basis of adult suffrage. Second, there will be only one electoral roll for every territorial constituency. Third, religion, race, sex, etc. will have no place in the formation of the electoral roll. Fourth, the political parties will be free to have their norms. Select the correct answer from the given code. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव के सिद्धांतों में शामिल है: पहला, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। दूसरा, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होगी। तीसरा, मतदाता सूची के निर्माण में धर्म, नस्ल, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होगा। चौथा, राजनीतिक दल अपने मानदंड रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या करेगा, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। बिल्कुल सही है कि यह एक एडल्ट सफरेज पे बेस्ड होता है। दूसरा क्या करेगा, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होती है। बिल्कुल सही है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होता है हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि मतदाता सूची के निर्माण में धर्म, नस्ल, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि हम कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। चौथा, का राजनीतिक दल अपने मानदंड रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो फ्री होते हैं अपने नॉर्म्स को रखने के लिए। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल द फोर। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2, which of the following political parties is our national political parties? First, Muslim League. Second, Revolutionary Socialist Party. Third, All India Forward Bloc. Fourth, Peasants and Workers Party of India. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पहला, मुस्लिम लीग। दूसरा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तीसरा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चौथा, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो बताइए, जो मुस्लिम लीग है ये नेशनल पार्टी है? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कोई नेशनल पार्टी है? नहीं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी नहीं है। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये भी, इनमें से चारों में से कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी हु बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट? भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं: ए, एल के अडवाणी, बी, ए बी वाजपेयी, सी, एम एम जोशी, डी, सिकंदर भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, कांग्रेस, बी, बीजेपी, सी, सीपीआई, डी, अकाली दल।
तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकाली दल। अकाली दल कैसी पार्टी है? एक रीजनल पार्टी है पंजाब की, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी, भारतीय जनता पार्टी, सी, तेलुगु देशम, डी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तेलुगु देशम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016? निम्नलिखित में से किसे 2016 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए, INLD, बी, अकाली दल, सी, TMC, डी, AIADMK। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, TMC को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था 2016 में। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए, आर श्रीनिवासन, बी, BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डी, लाला लाजपत राय। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके संस्थापक थे? BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर फॉर्म्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? फर्स्ट, द पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, सेकंड, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, थर्ड, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था? पहला, द पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए इसमें से कौन कौन सी जो पार्टी थी जो BR अम्बेडकर ने फॉर्म की थी? तो एक तो हो जाएगा इसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दूसरा, ठीक है, और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तीसरा। तो दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट 1 एंड लिस्ट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। CPI, CPM, AIADMK, तेलुगु देशम पार्टी। मैं आपको बता देती हूँ कि CPI कब बना था? 1920 में, 1920, CPM 1964, AIADMK 1972 और तेलुगु देशम 1982। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पहले का CPI 1920 तो 2, ठीक है, CPM 1964 तो इसका 3, फिर AIADMK 1972 इसका 1 और तेलुगु देशम 1982 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2314। 2314 ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। लिस्ट 1 दे रखा है, उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनसंघ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और AIADMK। तो आपको ये याद रखने होंगे कि ये कौन कब पार्टियां कब का फॉर्म हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था 1885 में, भारतीय जनसंघ 1951 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 और AIADMK 1972। तो अब इसका मिलान करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो जाएगा 1885 3, ठीक है। भारतीय जनसंघ
इसका क्या होगा 1 1951, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 फोर्थ, और AIADMK इसका 1972 सेकंड। तो 3142, 3142 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइडेड इंटू टू पार्टीज CPI एंड CPIM? किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टियों CPI और CPIM में विभाजित हो गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1962, बी 1964, सी 1966, डी 1969। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1964। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट विच वॉज इन पावर ड्यूरिंग 1996-1997? फर्स्ट, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, आसाम गण परिषद। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं थी जो 1996-1997 के दौरान सत्ता में थी? पहला, बहुजन समाज पार्टी, दूसरा, हरियाणा विकास पार्टी, तीसरा, समता पार्टी, चौथा, असम गण परिषद। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाए? कौन कौन सी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी, ये आपको बताना है। तो देखो, जो बहुजन समाज पार्टी थी वो इससे एसोसिएटेड नहीं थी, हरियाणा विकास पार्टी भी इससे एसोसिएटेड नहीं थी, और समता पार्टी भी इससे एसोसिएटेड नहीं थी। असम गण परिषद जो थी वो इसका पार्ट थी। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इससे नहीं एसोसिएटेड थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, given below is the vote percentage secured by a political party in 3 successive elections to the Lok Sabha. The party which secured these percentages of vote was year 1984, 1989, 1991. Percentage vote are 7.4, 11.4 or 20.4. The party to receive above mentioned percentage of votes was. लोकसभा के लगातार 3 चुनाव में एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त वोट प्रतिशत नीचे दिया गया। जिस पार्टी को इतने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 1984 में 7.4%, फिर 1989 में 11.4% और 1991 में 22.4%। तो आपको बतानी है कि वो पार्टी कौन सी थी। ऑप्शन है पहला कांग्रेस, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी और चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, द कोalition गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टी contains some policy guidance in the national agenda, some promises and few guiding principles for its governance. Reason are, it discusses a lot of things in detail. Which one of the following is correct in context to above statement? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति मार्गदर्शक, कुछ वादे और इसके शासन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। कारण, इसमें कई चीजों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं ए, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखो, जो असर्शन कथन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति मार्गदर्शक, कुछ वादे और इसके शासन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या कह रहा है? इसमें कई चीजों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, तो बताइए क्या ये इसका कारण है? बताइए। तो जो स्टेटमेंट्स हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आर जो है वो असर्शन की व्याख्या ढंग से नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ रीजनल पार्टी इज नॉट इन पावर? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी केरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. Given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Assertion A. In India, the political parties which formed the governments represented the majority of seats secured in the elections to the House of the People at the center and the legislative assemblies in the state, but not the majority of vote. Reason R. The result of elections based on the majority vote system is decided on the basis of the relative majority of votes secured. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, भारत में जिन राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई उन्होंने चुनाव में हासिल की गई अधिकांश सीटों का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभाएं बहुमत नहीं है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि बहुमत प्रणाली के आधार पर चुनाव का परिणाम सुरक्षित वोटों के सापेक्ष बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो असर्शन क्या कह रहा है, एक बार स्टेटमेंट्स को जैसे जब भी कोई लेंथी स्टेटमेंट हो तो इनको आप एक दो बार पढ़ लिया कीजिए सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है। इसमें क्या कह रहा है असर्शन, इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स secured in the election to the House of the People at the center and the Legislative Assembly in the state but not the majority of vote। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं वो मैक्सिमम सीट सिक्योर करती हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट सिस्टम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड। ये भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीजन भी सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी कभी लेंदी स्टेटमेंट आए तो इस स्टेटमेंट पर थोड़ा सा पॉज होके ध्यान से सोच के समझ के आंसर को टिक कीजिएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। Given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Assertion A. The reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislature does not require a constitutional amendment. Reason. Political parties contested election can allocate 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? क्वेश्चन को समझते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवार को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए, जो पहला कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवार को 33% आवंटित कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ए जो है वो, ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, उल्टा हो गया। संसद और राजनीतिक, तो संशोधन की आवश्यकता नहीं, हमें संशोधन की आवश्यकता होती है। अगर हमें 33% सीटों का आरक्षण देना है, दावा में क्या कह रहा है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दावा जो है ए तो गलत हो जा रहा है। जो कारण ए जो बताया, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवार को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जो पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन को, वो सीट अलोकेट कर सकती हैं वुमेन्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो रीजन जो होगा इसका आर वो सही है, असर्शन ए जो है वो फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17th का? डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। A, the aim of this scheme is to bring about transparency in the funding process of political parties. B, only the political parties recognized by the Election Commission which secure not less than 2% of the vote polled in the last general election to the House of People or the Legislative Assembly of the state shall be eligible to receive the electoral bond. C, electoral bond shall be valid for 15 calendar days from the date of issue. D, the electoral bond deposited by an eligible political party in its account shall be credited on the same day. Which of the above statement are correct? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। बी, केवल चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम 2% वोट हासिल किया था, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। सी, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होगा। डी, किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा की गई चुनावी बॉन्ड उस दिन जमा किया जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चुनावी बॉन्ड, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 15 दिनों की होती है। ठीक है, और जो चौथा स्टेटमेंट, किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उस दिन तक जमा किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और जब तक वो सेम डे होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसी दिन उसको क्रेडिट कर दिया जाता है जिस दिन का वो बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18th क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। ठीक है, 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइजेज वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एज नेशनल और रीजनल पार्टीज। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शंस हैं ए, द पार्लियामेंट, बी, द प्रेसिडेंट, सी, द इलेक्शन कमीशन, डी, द सुप्रीम कोर्ट। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, consider the following statement regarding the political parties in India. First, the Representation of the People Act 1951 provides for the registration of political parties. दूसरा, registration of political parties is carried out by the Election Commission. तीसरा, a national level political party is one which is recognized in 4 or more states. चौथा, during 1999 general election, there were 6 national and 48 state level parties recognized by the National Commission. Which of the statement above are correct? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा, एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक पार्टी वह है जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। चौथा, 1999 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय पार्टियां मान्यता प्राप्त की थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है।
तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही है कि जो एक्ट बना है इसी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही, किसी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। तीसरा क्या कह रहा है द नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट एज ए स्टेट पार्टी, बिल्कुल सही कि अगर कोई पार्टी है वो 4 स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग 1999 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रमुख प्रणाली के रूप में वर्णित किया? आपके ऑप्शन हैं ए मायरोन वीनर, बी रजनी कोठारी, सी ऑस्टिन, डी भीखू पारिक। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी रजनी कोठारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, देयर इज नो फिक्स्ड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, रीजन आर देयर आर टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए, भारत में कोई निश्चित पार्टी प्रणाली नहीं है, कारण आर, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज नो फिक्स्ड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या कह रहा है कि देयर आर टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, अलग अलग दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द पार्टी सिस्टम इज द पार्ट ऑफ विच लार्जेस्ट सिस्टम अमंग द फॉलोइंग? पार्टी प्रणाली निम्नलिखित में से किस बड़ी प्रणाली का हिस्सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सोशल सिस्टम, बी इकोनॉमिक सिस्टम, सी पॉलिटिकल सिस्टम, डी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पॉलिटिकल सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन हैं ए अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय सेवरल पार्टीज विद अ कॉमन प्रोग्राम, एक साझा कार्यक्रम के साथ कई दलों द्वारा बनाई गई सरकार। बी पार्टी क्लोजेस्ट टू द पार्टी और पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सरकार बनाने वाली पार्टी या पार्टियों की निकटतम पार्टी। सी पीरियोडिकल इलेक्शंस विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस पीरियर ऑफ द पार्टी, पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए पार्टी के भीतर समय समय पर चुनाव। डी सीक्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर शेयर्ड बाय पार्टीज इन पावर, सरकार के रहस्य सत्ता में बैठे दलों द्वारा साझा किए जाते हैं। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पीरियोडिकल इलेक्शंस विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बेरर ऑफ द पार्टी। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द डेट व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? वह कौन सी तारीख थी जब दल बदल विरोध विधेयक पारित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, सी 30 मार्च 1985, डी 21 अप्रैल 1985। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 फरवरी 1985। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।